हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रोहित खुराना कार ब्लॉग इंडिया पे। और आज हम एक बहुत ही यूनिक गाड़ी चला रहे हैं। इसका नाम है MG कॉमेट। कॉमेट का मतलब हिंदी में होता है धूमकेतु। तो कितनी धूम मचाएगी इंडिया में, आज देखते हैं। ये जो है, ये एक बहुत ही छोटे साइज की माइक्रो कार इलेक्ट्रिक व्हीकल MG की तरफ से आ रहा है और बड़े स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को टारगेट करते हुए MG इसको इंडिया में ला रहा है। अब स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं? जो लोग सिर्फ सिटी के अंदर रहते हैं, इंट्रा सिटी कम्यूट करते हैं। MG ने जो हमें डेटा शेयर किया उसके हिसाब से ज्यादातर लोग दिन में लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा का ड्राइव नहीं करते हैं। और एक इलेक्ट्रिक कार ये जो यहाँ पे है, जो लगभग 200 से 250 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है, वो ज्यादातर इंट्रा सिटी ड्राइव की नीड्स को पूरा कर देगा। अगर आप दिन में 50, 60 या 100 किलोमीटर भी गाड़ी चलाते हैं, तो इस तरह की एक छोटी गाड़ी जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है कई लिहाज में, वो आपका काम पूरा कर सकती है। अब इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा यूएसपी है, वो है इसकी रनिंग कॉस्ट। MG ने जो हमसे डेटा शेयर किया है उसके हिसाब से इसको एक महीने में अगर हम 1000 किलोमीटर चलाते हैं, तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग 520 रुपए के आसपास बैठती है। अब डिपेंडिंग आपके शहर में या जहां आप इसको चार्ज कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स क्या हैं, ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर आप 520 रुपए में 1000 किलोमीटर चला रहे हैं, तो लगभग मोटा मोटा 50 पैसे पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है, जो कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सस्ती है, किसी टू व्हीलर से भी सस्ती है। तो बहुत ही सस्ती रनिंग कॉस्ट है। तो उस तरह की रनिंग कॉस्ट कुछ आपको इस पे एक्सपेक्टेड है, जो कि कंपनी का दावा है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो कंपनी ने हमें बताया कि 10 से 80% चार्ज करने के लिए इसको लगभग 5 घंटे का समय लगता है। तो अगर आप इसको रात में चार्ज करते हैं, 10% पे बैटरी है, तो 5 घंटे में जो होम चार्जर है उसको 3.3 किलोवाट के चार्जर के साथ में लगभग 5 घंटे में ये 80% तक चार्ज हो जाएगी। अब इस गाड़ी में क्या क्या आपको मिलता है, इसका डिजाइन कैसा है, इसका कंफर्ट कैसा है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, इसमें कितना आपको लगेज स्पेस मिल जाता है, कितनी प्रैक्टिकल है गाड़ी, उन सब चीजों की बात करेंगे। और हमने इसका रेंज टेस्ट भी किया है, तो आपको दिखाएंगे परसेंटेज वाइज, डिस्टेंस वाइज कि हमने कितना चलाया, उसमें हमारा रेंज कितना कम हुआ, तो आप रियल वर्ल्ड में इसका कितना रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, लाइक बटन भी अभी दबा दीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के डिजाइन से। और ये गाड़ी जो है, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की गाड़ियां आपको शायद आपने कोई और ही देखी होंगी। बहुत ही यूनिक और एजी डिजाइन है ये। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ की बात करूंगा, तो चलिए साइड में आ जाते हैं। और इसकी जो लेंथ है, एज टू एज लगभग 3 मीटर की है। 2970 के आसपास की इसकी लेंथ है। और पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं आपको बताऊं तो जो ऑल्टो K10 इंडिया में आती है वो 30 मिलीमीटर है, यानी 3.5 मीटर के आसपास है, और ये 3 मीटर के आसपास है। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। विड्थ में ये लगभग 1.5 मीटर है, 1500 मिलीमीटर्स, और हाइट में लगभग ये 1600 mm के आसपास इसकी हाइट दी गई है। और इसके डायमेंशंस के प्रोपोर्शन में इसमें 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जो कि उतने ऑकवर्ड नहीं लगते हैं। व्हील साइज आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 145 बाय 70 सेक्शन के हैं। R12 व्हील्स हैं। और इसमें एलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलेंगे, व्हील कैप्स मिल जाते हैं। MG की ब्रांडिंग के साथ हैं, काफी ट्रेंडी। अब ये ग्लॉसी ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाते हैं। और शुरुआत करते हैं इसकी डिजाइन की फ्रंट से। तो आप जब साइड से फ्रंट की तरफ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये क्रोम लाइन यहाँ से रन करती हुई आगे जा रही है और पीछे तक जा रही है। अभी मैंने इसके लैंप्स ऑन कर रखे हैं, तो यहाँ पे एक ये बहुत ही सटल सा DRL है, जो कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कार चलता है। यहाँ पे आगे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, बम्पर भी जो है काफी फ्लैट है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प के सेटअप दिए गए हैं, जो कि LED सेटअप्स हैं। और इधर टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। एक छोटी सी यहाँ पे ग्रिल दी गई है, जो एयर कंडीशनिंग के जो हीट एक्सचेंजर होते हैं उसको वेंटिलेट करने के लिए यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रिल दी गई है, छोटी सी। और आगे से बहुत ही चंकी लगती है। इनफैक्ट आप इस गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ सब कुछ ब्लैकआउट किया गया है, तो इसको एक बड़ा ही शार्प सा लुक दे देता है। प्लस आप नोट करेंगे इसमें 2 वाइपर दिए गए हैं। गाड़ी कॉम्पैक्ट है विड्थ में, बट फिर भी यहाँ प्रॉपर 2 वाइपर सेटअप दिया गया है, जो कि हमने नैनो में देखा था कि सिंगल वाइपर सेटअप है। साइड में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको टर्न इंडिकेटर्स ORVM पे माउंटेड मिल जाते हैं। ये ORVM इंटरनली एडजस्टेबल हैं। अब इस गाड़ी की एक और यूनिक डिजाइन एलिमेंट है, वो ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही दरवाजा दिखता है एक साइड पे। तो ये 3 डोर कार है, एक दरवाजा इस तरफ, एक उस तरफ, और पीछे की तरफ बूट। तो ये 3 डोर डिजाइन भी जो है
बहुत ही अनकन्वेंशनल है इंडिया में। और इसकी जो सीट्स हैं वो 4 सीट्स हैं, 2 फ्रंट और 2 रियर सीट्स, और रियर सीट का एक्सेस भी इसी दरवाजे के थ्रू है। ये दरवाजा नॉर्मल दरवाजों से थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये एक 3 डोर कार है और ये लगभग 90 डिग्री के एंगल के आसपास खुल जाता है, तो मे बी 80-85 डिग्री होगा ये। और पीछे की सीट पे जाने के लिए यहाँ पे जो लीवर दिया गया है, आप इसको खींचते हैं और यहाँ से आपको रास्ता मिल जाता है पीछे की सीट पे जाने का। अभी हम आपको दिखाएंगे पीछे की सीट पे जाके, उससे पहले मैं डिजाइन का जो है वो ओवरव्यू कंप्लीट कर लेता हूँ। तो साइड में अगर देखें आप, तो यहाँ भी कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है और इसको कस्टमाइज करने के लिए काफी सारे ग्राफिक्स ऑप्शन जो हैं वो एमजी अपनी तरफ से दे रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग दी गई है। रियर में भी आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्रोम का इस्तेमाल है, प्लस बीच में एक ये ग्लोइंग एलईडी स्ट्रिप दी गई है जो कि इसको एक काफी मॉडर्न लुक दे देता है। यहाँ एमजी की ब्रांडिंग है या कॉमेट की ब्रांडिंग है। इंटरनेट इनसाइड लिखा है। इसमें जो आई स्मार्ट जो इनका कनेक्टेड कार सिस्टम है एमजी का, वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। और बम्पर का डिजाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग वर्टिकल से रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और यहाँ आपका क्लियर ग्लास के पीछे टेल लैंप्स पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए आप एलईडी इंडिकेटर्स हैं, ब्रेक लैंप्स दिए गए हैं। जो डिजाइन है जैसे फ्रंट में है वैसे ही बैक में उस तरीके से एक एक बहुत ही यूनिफॉर्मली नाइसली डिजाइन लैंग्वेज जो है थ्रू आउट द कार थोड़ी एजी है, मॉडर्न है, बट एक सिंक में है। तो ऐसा लगता है कि फ्रंट और रियर का जो डिजाइन है वो सोच समझ के ध्यान से किया गया है। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है और सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और आप इस ग्लास को देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। ये पीछे रियर में आपको ये स्पॉइलर जैसा एक लिप बाहर को निकला हुआ दिख रहा है, ये भी डिजाइन को थोड़ा सा एनहांस कर देता है। और पीछे से आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही फ्लैट डिजाइन है, बहुत ही यूनिक और डिस्टिंक्टिव है। इस तरह का फ्लैट डिजाइन आपको रेयरली किसी कार पे देखने को मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूं इसको रिलेट करने की, तो मर्सिडीज ने एक समय पे मर्सिडीज स्मार्ट करके एक स्मॉल कार लॉन्च करी थी, उससे काफी मिलता जुलता इसका जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है, बट ये इतना फ्लैटिश डिजाइन बहुत ही अनकॉमन है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बेस्ड है, इस पे ऑलरेडी एमजी लगभग 1 मिलियन के करीब कार्स सेल कर चुका है। एमजी एयर भी इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड कार है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में आती है। और इसका अगर मैं आपको बूट खोल के दिखाऊं, तो जो रियर 2 सीट्स हैं इसके पीछे बहुत छोटा सा स्टोरेज है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग के लिए जो है केबल दिया गया है। और इधर जो आपको कुछ बेसिक चीजें दी गई हैं, जिसमें से ये रिफ्लेक्टर है और ये चार्जर है। और यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस आप देख पा रहे होंगे, ज्यादा नहीं है, बट यहाँ एक स्लीक सा लैपटॉप बैग रखा जा सकता है। जो सीट्स हैं वो 50-50 स्प्लिट के साथ आती हैं, तो अगर रियर में कोई पैसेंजर नहीं है तो आपके पास इस तरह से लगेज स्पेस बन जाता है। मैंने अपना लैपटॉप बैग अभी यहाँ रख रखा है, अगर मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ तो आप इसको फोल्ड करके आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे लगेज स्पेस फ्री किया जा सकता है। तो दोनों सीट्स को इंडिविजुअली फोल्ड किया जा सकता है। आप चाहें तो एक सीट को, दोनों सीट को नीड के हिसाब से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। अब इसमें भी एमजी का जो डेटा है जो उन्होंने हमसे शेयर किया, उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग विद इन द सिटी कम्यूट करने के लिए ज्यादा लगेज लेके नहीं चलते। ज्यादातर लोगों के पास एक बैकपैक होता है, ऑफिस बैग होता है, जो वो रेगुलर बेसिस पे कैरी करते हैं। रियर में आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर की ईवी की बैजिंग भी दी गई है। तो ये तो था इसके एक्सटीरियर्स के बारे में। अब हम आपको गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और दिखाते हैं कि इसकी फ्रंट रो कैसी है और फिर रियर रो में कैसा एक्सपीरियंस है वो भी दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं एमजी कॉमेट के केबिन में। और ये जो केबिन है, यहाँ पे बैठते ही आप कुछ यहाँ पे नोटिस करेंगे चीजें बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सी दिखती हैं। फ्यूचरिस्टिक सी क्यों दिखती हैं? यहाँ पे एक गेमिंग इंस्पायर्ड 2 स्पोक फुल राउंड स्टीयरिंग व्हील जो कि लेदर रैप्ड है वो दिया गया है। एमजी की ब्रांडिंग है। इस तरफ जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये बिल्कुल ऐसा गेमिंग गेमिंग या फिर गेम्स के जॉयस्टिक जैसा है। इसके थ्रू आप यहाँ पे जो डिस्प्ले है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ बटन्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस तरफ जो है ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल हैं, वॉइस असिस्टेंट के कंट्रोल्स हैं। एयरबैग्स की बात करें तो इसमें 2 एयरबैग्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील में जो स्टैंडर्ड ड्राइवर साइड एयरबैग है,
और पैसेंजर साइड एयरबैग की मार्किंग यहाँ की गई है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो यहाँ पे दिया गया होगा। अगर मैं डैशबोर्ड के लेआउट की बात करूँ तो ये बहुत नीटली लेड आउट है। यहाँ पे जो है हाई क्वालिटी प्लास्टिक्स हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश का यूज किया गया है, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है, यहाँ पे कुछ ग्लॉसी क्रोम एलिमेंट्स इधर और इधर यूज किए गए हैं। एयर कंडीशनिंग में भी आप पियानो ब्लैक फिनिश और क्रोम का जो एक कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे। यहाँ पे ES बटन दिया गया है, इकोनॉमी स्पोर्ट और नॉर्मल मोड में स्विच करने के लिए। यहाँ पे कुछ कभी होल्स दिए गए हैं, यहाँ पे ग्लव बॉक्स नहीं है क्योंकि ये गाड़ी का डिजाइन बहुत कॉम्पैक्ट है, और यहाँ पे बहुत सारा लेग स्पेस फ्री कर दिया गया है। यहाँ बीच में कोई टनल नहीं है। तो एमजी ने हमें यूज केस बताया कि सपोज आप एक बहुत ही टाइट स्पेस में पार्क कर रहे हैं और एक साइड का दरवाजा खोलने में मुश्किल है, दीवार के पास पार्क कर दिया आपने, तो आप आराम से यहाँ से स्लाइड करके इस सीट पे आ सकते हैं और दूसरी साइड के दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ बीच में ऑब्स्ट्रक्शन ना होने की वजह से आप इजीली ड्राइवर और पैसेंजर सीट के बीच में मूव कर सकते हैं, तो जो कि एक एडेड बेनिफिट है। अब मैं अगर अपने सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो यहाँ पे जो डोर हैंडल दिए गए हैं दरवाजे में, ये आर्मरेस्ट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे भी ये जो फैब्रिक मटेरियल, सॉफ्ट टच मटेरियल है, इस तरफ दिया गया है। क्रोम के डोर हैंडल्स और लॉक्स दिए गए हैं। दरवाजे में 2 स्पीकर्स हैं, एक नीचे की तरफ स्पीकर है और ऊपर की तरफ ट्विटर है, तो 2 आप यहाँ देख सकते हैं। और एक बड़ी सी लंबी सी वाइड सी डोर पॉकेट है, मैं आपको पैसेंजर साइड पे दिखाता हूँ। ड्राइवर साइड पे भी एग्जैक्टली सेम डोर पॉकेट्स हैं। डोर्स का डिजाइन एग्जैक्टली सेम है। ड्राइवर डोर पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्विचेस या बटन्स नहीं मिलते हैं। तो जो भी पावर विंडो या फिर आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल्स हैं, वो इंटेलिजेंटली इस तरीके से दिए गए हैं कि वो ड्राइवर डोर पे ना देके, यहाँ पे तो आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं फ्रंट के, यहाँ पे आपको गियर सिलेक्टर स्विच दिया गया है, इसके जस्ट पीछे हैंड ब्रेक है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे स्टीयरिंग व्हील के पीछे, यहाँ पे आपको बीम लेवलिंग और आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का कंट्रोल मिल जाएगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इस तरफ जो एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो है इसका ड्यूअल स्क्रीन डिस्प्ले सेटअप। यहाँ पे आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि कनेक्टेड एप्स के साथ आता है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले भी मिल जाता है। इसका रेजोल्यूशन अच्छा है और इसकी क्लैरिटी अभी दिन में भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और इस तरफ जो है इंस्ट्रूमेंटेशन कंसोल है, जो कि 10.25 इंचेस का ही है। और इस कंसोल में आपको इधर स्पीडोमीटर, यहाँ बीच में कुछ नॉर्मल गाड़ी से रिलेटेड डिस्प्ले या MID आप इसको कह सकते हैं, और लेफ्ट साइड में आपको आपकी गाड़ी की पावर, वोल्टेज, ड्राइविंग मोड और इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ऑडोमीटर नीचे की तरफ है, यहाँ चार्जिंग स्टेटस और रेंज भी मेंशन की गई है। एयर कंडीशनिंग के वेंट्स की बात करें तो यहाँ कॉर्नर में एक दिया गया है। इसकी भी जो फिनिशिंग है वो आप ध्यान से देखेंगे तो सिल्वर और मैट ब्लैक में की गई है, जो कि काफी अप मार्केट लगता है। मिडल वाले वेंट्स इधर हैं और इसी तरह से ड्राइवर साइड पे यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं। रियर में कोई एयर कंडीशनिंग वेंट्स नहीं है। थोड़ा सा ऊपर चलें तो यहाँ पे डे नाइट एडजस्टेबल इनसाइड रियर व्यू मिरर है। यहाँ पे एक LED लैंप दिया गया है जिसको आप इस तरीके से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का तो नहीं है बट ठीक दिखता है। सनवाइजर के पीछे यहाँ वैनिटी मिरर दिया गया है बट इसमें लाइट नहीं है। और यहाँ पे भी मिरर है ड्राइवर साइड पे, प्लस यहाँ पे एक ये छोटा सा स्पेस दिया गया है बेल्ट जैसा, इसमें आप अपनी पार्किंग टिकट्स वगैरह या फिर इस तरह की कोई चीजें, टॉल टिकट्स फंसा सकते हैं। और फ्रंट सीट्स पे इतना ही है। चलिए अब आपको रियर सीट का एक्सपीरियंस दिखाते हैं। उससे पहले मैं जिस ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ इसको अपनी हाइट और कंफर्ट ड्राइविंग के लिए एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर आपको रियर पे लेके चलते हैं। तो अब बात करते हैं सीटिंग कंफर्ट की। तो इसकी जो फ्रंट सीट है उसमें आपको थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। तो ऑल्दो ये गाड़ी बनी ही नहीं है लॉन्ग कम्यूट्स के लिए, बट अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, दिल्ली गुड़गांव जैसे या गुड़गांव नोएडा जैसे आप कम्यूट करते हैं और आपका दिन का 50-100 किलोमीटर का भी कम्यूट है, तो ये जो लैक ऑफ अंडर थाई सपोर्ट है ये आपको थोड़ा थका सकता है। बट ये मे बी आपके लिए उतनी बिग डील ना हो, बट ये कुछ लोगों को बॉदर करता है। बैक सपोर्ट की बात करें तो ठीक ठाक है, कुशनिंग ठीक है, साइड बोल्स्टर ठीक है। अगर ये सीट्स थोड़ी लंबी होती, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा अच्छा होता तो मे बी बेटर होता। और दूसरा, थोड़ा इसमें हाइट एडजस्ट भी मिसिंग है, तो उसकी वजह से जो आपका सिटिंग पोस्चर है वो मे बी परफेक्ट आपको ना मिल पाए, बट ठीक ठाक है। मेरी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच है और इस ड्राइविंग सीट को मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, जिस पोस्चर में बैठ के मैं इसको ड्राइव करना पसंद करता हूँ। और इसी पोस्चर में, इसी जगह पे सीट को छोड़ के मैं रियर सीट में जाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं
कि उसमें कितना एफर्ट लगता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं नॉब, मुझे इसको पुल करना है, ये सीट इधर आ जाती है और कुछ इस तरह का आपको पैसेज मिल जाता है पीछे की सीट पे जाने के लिए। तो मैं कुछ इस तरह से रियर सीट पे जाके बैठ सकता हूँ। अब क्योंकि इसमें रियर सीट के पीछे ज्यादा लगेज स्पेस नहीं छोड़ा गया है, तो और दूसरी चीज जो आप नोटिस करेंगे, इसका जो व्हील्स हैं वो भी बॉडी के एक्सट्रीमिटीज पे दिए गए हैं, व्हील बेस लंबा रखा गया है। तो गाड़ी का फुटप्रिंट छोटा होते हुए भी, 3 मीटर की लेंथ होते हुए भी, पीछे ठीक ठाक लेग स्पेस मिल जाता है। मैं इस सीट को वापस से जो है इस तरीके से कर रहा हूँ, जो कि मेरा ड्राइविंग सिटिंग पोस्चर है। उसके बाद भी यहाँ पे मेरे पैर जो हैं वो टकरा नहीं रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 5 इंच का लेग स्पेस अभी भी है। मेरे पैर जो हैं फ्रंट सीट के नीचे आ रहे हैं और मैं पीछे की तरफ अगर टेक लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ऑल्दो ये जो हेड रिस्ट्रेन है ये एडजस्टेबल नहीं है, बट ये मेरे साइज के एडल्ट के लिए, जो कि मीडियम हेल्थ या फिर मैं बोलूंगा थोड़ा मैं हैवी बिल्ट हूँ, ओवरवेट हूँ थोड़ा सा, और 5 फीट 7 इंचेस का हूँ, मेरे लिए कंफर्टेबल है। और एक इंसान मेरे जैसा ही अगर पीछे यहाँ भी बैठ जाए तो भी कंफर्टेबल है। आप नोटिस कर रहे होंगे मेरे लैपटॉप बैग्स यहाँ रखे हुए हैं। ये थोड़ा मोटा बैग है, ये जो पीछे सीट के पीछे जो स्टोरेज फ्री था उसमें पूरा नहीं आ रहा था। ये पतले वाला बैग आ जाएगा शायद, लेकिन ये बड़ा बैग नहीं आ रहा था, तो मैंने सीट के आगे रख दिया यहाँ पे। बट अगर आप 4 पैसेंजर हैं और चारों के पास एक एक लैपटॉप बैग है या फिर आप बैग पैक कैरी कर रहे हैं, ऑफिस कम्यूट के लिए जा रहे हैं, तो शायद आपको अपना बैग अपनी गोदी में रख के ले जाना पड़ेगा। तो स्पेस के मामले में ये गाड़ी किन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है? या तो आप 2 लोग हैं जो ऑफिस कम्यूट करते हैं, कार पूल करके जाते हैं, या 3 लोग हैं और एक एक लैपटॉप बैग है, तो आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। 4 लोग हैं तो बैग्स का थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये गाड़ी, जो कि यंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या फिर 18+ जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज में हैं, उनके लिए काफी अप्रोप्रिएट है। रनिंग कॉस्ट कम है, स्पेस ठीक ठाक है, काफी फंकी दिखती है, बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं इसमें। कनेक्टेड कार फीचर्स भी आपको आई स्मार्ट के थ्रू मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो यूजेज प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल है, उनके लिए काफी अच्छा है। पीछे की सीट पे आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि ये शीशे तो खुलते नहीं है और रियर एसी वेंट है नहीं, तो एयर कंडीशनिंग जो है आपको फुल ब्लास्ट में रखनी पड़ेगी। अदरवाइज जो लोग थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं वो भी थोड़ा सा परेशानी फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्लास एरिया ठीक ठाक है। अगर आप बाहर से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे ग्लास एरिया काफी बड़ा दिया गया है, तो ये ऐसा बहुत छोटा विंडो भी नहीं है। तो डिजाइन के मामले में एमजी ने काफी मेहनत करी है इस छोटे से फुटप्रिंट में इतना सारा स्पेस निकालने की, जो कि कमेंडेबल है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ बिग कार, और ये वैसी गाड़ी नहीं है जिसमें आप अपनी फैमिली को लेके लंबे डिस्टेंस पे जाएंगे। ये एक सिटी यूजेज के लिए बनाई गई गाड़ी है और उस पैरामीटर्स पे काफी खरी उतरती है। तो हम आपको बताते हैं एमजी कॉमेट की रियल ड्राइविंग में रेंज क्या है। अभी हम दिल्ली के ट्रैफिक में हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी लगभग 96% चार्जिंग दिखा रही है और रेंज जो है वो 192 किलोमीटर दिखा रही है। और कुछ इस तरह का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और नॉर्मल सिटी कंडीशन है, और रीजनरेटिव मोड जो है हमने नॉर्मल पे रखा है। और हम आपको अपने ड्राइव के एंड पे बताएंगे कि हमने कितने किलोमीटर्स गाड़ी को चलाया और हमारी जो रेंज है वो कितनी कम हुई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और किलोमीटर्स, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आपको रियल वर्ल्ड दिखाएंगे हम। अब हम चला रहे हैं एमजी की कॉमेट को दिल्ली की सड़कों पे। हम गुड़गांव से दिल्ली लेके आए इसको, अब हम दिल्ली से वापस गुड़गांव की तरफ निकले हैं। हम हैं ये लोधी कॉलोनी वाले एरिया में, उसके आसपास, और यहाँ से लगभग 1 घंटे की ड्राइव और दिखा रहा है। इस गाड़ी को हमने अभी तक जो है वो अप्रोक्सीमेटली 25-30 किलोमीटर के करीब बीच में चला लिया है, 25 के करीब। और बैटरी, क्योंकि हमने इसको खड़ा करके थोड़ी देर शूट किया, उस टाइम एसी भी ऑन किया, थोड़ी देर बैठ के लैपटॉप पे काम किया 15 मिनट, अभी मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाल दिया है ताकि इसका एक्सेलरेशन थोड़ा अच्छा रहे। इसमें 3 ड्राइविंग मोड हैं, स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल। रेंज मेरे को लग रहा है रियलिस्टिकली आपको 150 से 200 के बीच में कहीं मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग कि आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है और आप इसको किस मोड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इको मोड में चलाएंगे तो आपको कम पावर मिलेगी और ज़्यादा रेंज मिलेगी। अब पावर की बात करें तो इसमें परमानेंट मैग्नेट मोटर है, जो कि
42 PS की पीक पावर और 110 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। अब 42 PS आपको थोड़ा कम लग रहा होगा और मे बी वो कम है भी, लेकिन ये जो गाड़ी है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटी है, वज़न भी इसका 1000 किलो से कम ही है। इतनी कॉम्पैक्ट कार के लिए 42 PS ठीक-ठाक है और 110 न्यूटन मीटर काफ़ी अच्छा है। ठीक-ठाक से थोड़ा बेहतर ही कहूँगा मैं, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन स्पेशली स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी अच्छा और एजाइल फील होता है। तो गाड़ी काफ़ी पेपी फील होती है फ्रॉम द गेट गो। बट ये है कि आप इसको टॉप स्पीड जो है मे बी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाने के हिसाब से डिज़ाइन भी नहीं की गई है और ना ही आपको एस्पायर करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्योर सिटी कार है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर हाईवेज और लॉन्ग डिस्टेंसेस जिसकी रेंज ही 150-200 किलोमीटर है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे रूट्स पे ना ले जाएं, हाईवेज पे जहाँ पे हाई स्पीड लिमिट्स होती हैं 120 टाइप्स, वहाँ ना ले जाएं तो बेहतर है। हमने सिटी में दिल्ली में चलाया तो हमने इसको 60-65 की स्पीड तक ही चलाया, उससे ज़्यादा हमने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें इस दिल्ली से गुड़गांव के स्ट्रेच पे ऐसी कोई रोड्स नहीं थी जहाँ इसको हम 80 या 100 पे टेस्ट भी कर पाए। गाड़ी की जो सस्पेंशन है और जो राइड क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। राइड इनफैक्ट थोड़ी सॉफ्ट है, इसके जो स्प्रिंग्स हैं सॉफ्ट रखे गए हैं, सिटी ड्राइव को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं सस्पेंशन इसके। और हैंडलिंग में इसको बहुत ज़्यादा शार्प नहीं कहूँगा, ना ही इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो कुछ इस तरह का है कि आपको एक स्पोर्टीनेस फील हो। हाँ, ये गाड़ी एजाइल ज़रूर फील होगी, पेपी ज़रूर फील होगी, लेकिन रोड से उतना कनेक्टेड फील नहीं होगा आपको इन टर्म्स ऑफ जो हैंडलिंग है, जो शार्प स्टीयरिंग होता है जैसा, वैसा नहीं है। स्टीयरिंग में वेट है, थोड़ा हैवी स्टीयरिंग है, बट रोड से उतना कनेक्ट फील नहीं होता जैसा कि स्पोर्टी कार्स में होता है। और कंफर्टेबल ज़रूर है, इजी टू ड्राइव है, बहुत जिपी है, 4.2 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है, तो टर्न करने में इजी है। एक्सेलरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख भी पा रहे होंगे, अच्छा है गेट गो से। ये बहुत इजीली ट्रैफिक सिग्नल से जब हम चलते हैं तो दूसरी गाड़ियां काफ़ी पीछे रह जाती हैं, स्पेशली जब हम स्पोर्ट मोड में इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। हम 0 to 50-60 तो बहुत ही आराम से ये कर लेती है। फिर ये है कि उसके बाद ये थोड़ी सी स्लगिश फील होती है, थोड़ा इसमें रोड नॉइज भी आ रहा है, वो पता नहीं वो टायर की वजह से आ रहा है या फिर नॉइज इंसुलेशन जनरली कम रखा गया है इस गाड़ी में, उसकी वजह से आ रहा है। तो आपको अंदर थोड़ी आवाज़ भी फील होती है केबिन में, बट अदरवाइज कोई फालतू की वाइब्रेशंस नहीं है, ज़्यादा हार्शनेस नहीं है, थोड़ा सा नॉइज़ है और मे बी ये मोटर की नॉइज़ है या फिर ये व्हील्स की नॉइज़ है, वो डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने इसका एसी का ब्लोअर भी बंद करके इसको सुनने की कोशिश करी, फिर भी गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सी नॉइज़ इसमें फील होती है। और एयर कंडीशनिंग इसकी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और एक छोटी-सी वियर्ड चीज़ जो मुझे लगी, अब जब इसका एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर आप सेट करते हैं, तो उसमें वो आपको दिखाता नहीं है कि कितने डिग्रीज़ पे सेट है। ये लो 1, लो 2, लो 3 और हाई इस तरह से दिखाता है, और ये आपको एक प्रॉपर ये नहीं बताता कि आप कितने डिग्रीज़ पे आपने इसका क्लाइमेट कंट्रोल को सेट किया हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ L1 है, ये लो है, ये लोएस्ट सेटिंग है और ये इसकी हाईएस्ट सेटिंग है। तो L4, L3, L2, L1 लो। तो ये एक स्टेप वाइज इन्होंने सेट कर रखा है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी एक्यूरेट क्लाइमेट कंट्रोल। तो जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं L0, L1 पे रखा हूँ इसको, क्योंकि हम दिल्ली के वेदर में हैं, बाहर टेम्परेचर जो है वो 35-40 डिग्री के बीच में है। एयर कंडीशनिंग मुझे इसकी सफिशिएंट लगी, बिकॉज केबिन छोटा है, कॉम्पैक्ट है, जल्दी से कूल हो जाता है। ब्लोअर स्पीड अच्छी है इसकी, कूलिंग बहुत अच्छे से करता है। फुल स्पीड पे ब्लोअर चला दें तो बहुत ही अच्छा इसका थ्रो है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पीछे की तरफ जो पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए एयर कंडीशनिंग वेंट्स नहीं दिए गए हैं, और उनकी कूलिंग भी जो है वो इन्हीं 4 वेंट्स के थ्रू होनी है, तो इनका इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वरना इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में जो हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे इसकी प्रैक्टिकलिटी हर्ट होती है। स्टीयरिंग का साइज ठीक है, टच फील बहुत अच्छा है। गाड़ी के ज़्यादातर टच पॉइंट जो हैं वो प्रीमियम फील होते हैं। गाड़ी का केबिन जो है वो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। जो स्क्रीन है, इस टाइम धूप पड़ रही है और आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, इस टाइम पे स्क्रीन को रीड करना आसान है, दोनों ही इंफोटेनमेंट भी और जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी। तो दोनों तरह से इस गाड़ी में आपको विजिबिलिटी के कोई इश्यूज नहीं है, और आउटसाइड विजिबिलिटी भी आपकी केबिन से अच्छी है। जो रियर व्यू मिरर है यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें डे नाइट की सेटिंग है, जो कि मैं अप्रिशिएट करने लगा हूँ, बिकॉज कुछ गाड़ियां ऐसी आई बजट रेंज में जिनमें ये ही हटा दिया गया, जो कि मेरे को लगता है कि सेफ्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर होना। और इसमें इंटरनली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स भी हैं, जो कि मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे ज़्यादातर गाड़ियों में होने चाहिए, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से
आपके मिरर सेट करने की जो कैपेबिलिटीज हैं गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी को रोक के, वो ज़रूरी है। ये सब बेसिक सेफ्टी फीचर्स आज के ज़माने में जहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, तो ये सब चीज़ें नेसेसिटी हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें 3 लेवल्स हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के। हमने इसको नॉर्मल लेवल में चलाया और नॉर्मल लेवल में भी मुझे लगा है थोड़ी अग्रेसिव है। और इसका जो ट्रांसमिशन है, जैसे आप पेट्रोल या डीजल गाड़ी का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, उसमें जब आप गाड़ी को रोक देते हैं और ब्रेक से पैर हटाते हैं तो उसमें क्रीप फंक्शन होता है, गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश करती है। बट इसमें ऐसा नहीं है। अभी गाड़ी जो है ड्राइव मोड में है, मैंने ब्रेक पेडल से अपना पैर हटा लिया है, गाड़ी स्टैंड स्टिल पे है, लेकिन ये चलना तब तक शुरू नहीं करेगी जब तक मैं एक्सेलरेटर पेडल को हल्के से टैप नहीं करूंगा। तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको प्रोग्राम किया गया है। और जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो भी अग्रेसिव रखी गई है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेंज निकाल के दे सके सिटी ड्राइविंग कंडीशन में। और सिटी ड्राइविंग कंडीशन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग और ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट हमें चलना और रुकना होता है। जैसे ही आप देख रहे होंगे, ये वीडियो बनाते बनाते भी मैं 3-4 बार ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुका हूँ, अभी भी एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुका हुआ हूँ आपसे बात करते हुए। तो वो चीज़ भी इसकी रेंज को बढ़ाती है। सुबह जब हम चले थे इस गाड़ी को लेके 92% चार्ज पे, अभी ये 77% चार्ज पे है। उस टाइम इसकी जो रेंज है इंडिकेटिव वो 190 दिखा रहा था, अभी ये 154 दिखा रहा है। बेसिकली जब आप इसको चलाएंगे आपके ड्राइविंग हैबिट के हिसाब से, प्लस बैटरी के चार्ज स्टेटस के हिसाब से, प्लस आउटसाइड टेम्परेचर, ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो मिलके डिसाइड करते हैं कि ये बैटरी आपको कितनी दूर और ले जा सकती है। प्लस आप एयर कंडीशनिंग कितना अग्रेसिवली यूज कर रहे हैं, उस चीज से भी बैटरी की या ओवरऑल जो गाड़ी की रेंज है उस पर असर पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि आप इस गाड़ी में बैठ के कितना दूर तक जा पाएंगे। तो अगर मैं समराइज करूं, ये गाड़ी एक्सेलरेशन में अच्छी है, ब्रेकिंग में भी अच्छी है, इसके अलावा राइड और कंफर्ट में काफ़ी अच्छी लगी मेरे को छोटी गाड़ी के लिहाज से। हैंडलिंग थोड़ी बिलो एवरेज है, बट प्रैक्टिकलिटी में इसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज इसका जो केबिन स्पेस है वो एमजी ने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। ये हाईवे स्पीड्स या हाई स्पीड्स के लिए नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 70 से ऊपर ना चलाएं। एक तो इसका नॉइज बढ़ जाता है, दूसरा उतना कॉन्फिडेंस आप इसमें फील नहीं करते हैं, प्लस 42 पीएस की पावर है। गाड़ी एक्चुअली 60-65 के बाद थोड़ी स्ट्रेन्ड फील होती है, ऐसा लगता है कि गाड़ी को थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। तो ये एक छोटी गाड़ी है, लो स्पीड के लिए है, और उसी हिसाब से आप इसको चलाएंगे तो शायद खुश रहेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हाईवे पे लेके 70-80 किलोमीटर की या 90 किलोमीटर की एक साइड की जर्नी आप करेंगे, तो मे भी उतना मज़ा आपको नहीं आएगा हाई स्पीड पे इसको चलाने में। तो दोस्तों हम लगभग 50 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुके हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ओडोमीटर में 235 दिखा रहा है। 185 पे हमने शुरू किया था और यहाँ पे जो चार्जिंग था वो 92% था, अभी 61% है। तो 31% बैटरी कंज्यूम हुई है इसको 50 किलोमीटर चलाने में। बट क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर पावर मोड में चलाया, जो कि स्पोर्ट मोड है, यहाँ पे आप मोड देख रहे हैं नॉर्मल लिखा है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ स्पोर्ट्स में, इको में और नॉर्मल में। तो मोस्टली ये नॉर्मल में चल रही थी और थोड़ी देर स्पोर्ट में चल रही थी, और हमने इसको ट्रैफिक जैम में भी चलाया। तो मोटा मोटा जो रेंज हमारे टेस्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेड रेंज है वो 160 किलोमीटर के आसपास की होनी चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा प्यार से चलाते हैं, इको मोड में चलाते हैं, तो आराम से 200 की रेंज आ जाएगी। तो अगर मैं रियल लाइफ में बोलूँ तो 150 से 200 की रेंज आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस गाड़ी को रिव्यू कर रहे हैं आज, हमें इसकी कीमत का पता नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता कि कितनी वैल्यू फॉर मनी है। बट 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज, 50 पैसा पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड प्राइस जो मैं मान के चल रहा हूँ इसका 6 से 10 लाख के बीच में कहीं आएगा। जितना 6 के पास होगा उतना ये अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन हो जाएगा, जितना 10 के पास होगा उतना ये थोड़ा महंगा होता चला जाएगा। फीचर्स के मामले में ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, स्पेस के मामले में कंस्ट्रेंट्स हैं, सिटी कार के लिहाज से अच्छी है, 2 लोगों के हिसाब से परफेक्ट है, 4 लोगों के हिसाब से लगेज ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये मैंने इसको समराइज कर दिया शॉर्ट में। क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स पे खरी उतरती है वो आपको जज करना होगा। हमने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए, और जो जो हमारे ओपिनियंस थे वो हमने आपको बता दिए। अब आप अपने ओपिनियंस हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं या आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपका दोस्त रोहित खुराना आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।